अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुम इस थैले में 4-5 सब्ज़ परी के पौधे डाल लो, लेकिन इन पौधों को किसी एक ही जगह से नहीं निकालना। ये काम इतनी सफाई के साथ करना है कि देखने वालों को ज़रा सा भी शक ना हो कि यहाँ से कोई पौधा उखाड़ा गया है। 10 एकड़ कोई कम अराजी नहीं होती, मैं समझता हूँ तुम बआसानी ये काम कर लोगे। मलिक साहब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। सारा काम आपके हस्बे मंशा हो जाएगा, लेकिन ये तो बताएं कि इस छोटे थैले के अंदर है क्या। बात के इख्तिताम पर उसने मज़कूरा थैले की जानिब इशारा भी कर दिया। मैंने छोटे थैले को खोलकर इसके अंदर से एक स्टील कैमरा निकाल लिया। कुछ अर्से पहले मेरा बड़ा भांजा यूरोप के दौरे पर गया था और वहाँ से वो अपने मामू जान यानी मेरे लिए ये कैमरा लाया था। मैंने मज़कूरा कैमरा हवलदार को दिखाते हुए कहा, तुम थैले के अंदर सब्ज़ परी के पौधे कैद करोगे और मैं इस कैमरे की मदद से सब्ज़ परी के इन खेतों को हथकड़ी लगाऊंगा। सारी बात हवलदार की समझ में आ गई। आइंदा 10-15 मिनट में हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन पूरा कर दिया। वापसी के सफ़र में बरकत अली ने मुझसे कहा, मलिक साहब, आपने खान साहब पर हाथ डालने के लिए पक्का काम कर दिया है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप सब्ज़ परी के इन पौधों का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हामिद खान के खिलाफ एक ठोस सबूत आपके हाथ में आ जाए। तुम गलती पर नहीं हो बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन मेरी चंद बातों को ज़हन नशीन कर लो। वो हमतन गोश हो गया। मैंने कहा, अगर मैं चाहता तो सरकारी फोटोग्राफर को बुलाकर सब्ज़ परी वाले खेतों की कई तस्वीर बनवा सकता था, लेकिन मैंने अपनी सारी कार्रवाई का ढंढोरा नहीं पीटना चाहता था। इसलिए अपने ज़ाती स्टिल कैमरे की मदद से मैंने ज़रूरत की चंद तस्वीरें निकाल ली हैं। मेरी यही कोशिश होगी कि हामिद खान को गिरफ्त में लेने से पहले किसी भी तरह से मेरी इस काविश का पता ना चले, वरना वो चीता चालबाज मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख देगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बरकत अली, अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों ने सब्ज़ परी वाले खेतों में जो कुछ भी किया है वो किसी की नज़र में नहीं आया। मेरा इतना सुबह इस तरह की कार्रवाई करने का मकसद भी यही था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे इस खुफिया मिशन की किसी को कानो कान खबर हो। ये बात सिर्फ हम दोनों के इल्म में है। यह हामिद खान के खिलाफ मेरा एक टॉप सीक्रेट मिशन है बरकत अली, इसलिए जाहिर है कि मैं इस मामले की किसी को हवा भी नहीं लगने दूंगा। अगर ये खबर लीक हुई तो, मैंने मायना खैज अंदाज में दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो हवलदार इज़्तिरारी लहजे में बोला, मलिक साहब, आप मुझसे किसी गलती या कोताही की उम्मीद ना रखें। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर ज़बान से आपका कोई भी राज अफशा नहीं करूँगा। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा, बल्कि अपने अमल से साबित करूंगा कि मैं ज़बान का धनी और लायक भरोसा इंसान हूँ। मैं तो काफ़ी अरसे से ये दुआ कर रहा था कि। वो बोलते बोलते रुका तो मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, बरकत अली, तुम क्या दुआ कर रहे थे? यही कि आप जैसे किसी दबंग और उसूल परस्त इंचार्ज के साथ मुझे काम करने का मौका नसीब हो और खान के जुल्म और हद दर्जा ज़्यादती के वाक़यात देख देख कर मेरा दिल पक गया है। अपनी बेबसी और मजबूरी पर दिमाग जलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि आपके साए में काम करके मुझे रूहानी सुकून मिलेगा। इन लम्हात में वो खासा जज्बाती हो रहा था। इसके एक एक लफ्ज़ से सच्चाई टपकती थी। मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा, बरकत अली, हम दोनों मिलकर गाजी नगर की फरसूदा और बेहुदा रवायात को बदल कर रख देंगे इंशाअल्लाह। वो मजबूत लहजे में बोला। फिर ख्वाबनाक लहजे में कहा, आपको पता है कि मैं अक्सर क्या सोचता हूँ? मैं उसकी सोच के बारे में कुछ नहीं जानता था, लिहाजा साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई करिश्माती ताकत आ जाए। उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब सारी दुनिया गहरी नींद के मज़े लूट रही हो तो मैं उठूं और अपनी तिलिस्माती ताकत के जोर पर इस दुनिया में से सारे दुख, गम, तकालीफ, दर्द और परेशानियों को ख़त्म कर दूं। सुबह जब लोग बेदार हों तो इन्हें ये दुनिया बदली बदली सी और निखरी निखरी सी मिले, हर रंजो अलम से पाक। तुम्हारा ये ख्याल तो नेक है बरकत अली, इसके खामोश होने पर मैंने कहा, लेकिन शायद तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात मलिक साहब? वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा। इस कायनात में मौजूद सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, पहाड़, दरिया, समंदर, रेगजार, बर्फजार,
जंगल वीराने, नबातात, हैवानात और जमादात सब के सब पुरसुकून और अपने अपने काम में मगन हैं। सिर्फ एक हजरत इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जिसकी बेताबियाँ और बेकरारियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इसकी अजियतें और कर्ब कोई आसमान से नाजिल नहीं हुए, ये सारे अजाब इसने खुद अपने लिए पैदा किए हैं। इसलिए मैं सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात के इख्तिताम पर कहा, इसलिए बरकत अली, तुम इस दुनिया को यूटोपिया बनाने का ख्याल जहन से निकाल दो और सिर्फ ये सोचो कि हमने किस तरह गाजीनगर उसके कुर्बो जवार को खान के शर से महफूज करना है। जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं होगा। हामिद खान ने कमाल होशियारी से यहाँ के लोगों के जहनों को अपना गुलाम बना रखा है। पूरे इलाके में जैसे अंधेर मची हुई है। इस घुप अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। कमाल होशियारी का जवाब हम जमाली चालाकी से देंगे, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। फिर सरसरी लहजे में पूछा, बरकत अली, तुम्हें पता है रात का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा स्याह होता है? मेरा ख्याल है रात का आखिरी पहर, उसने जवाब दिया। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है बरकत अली, मैंने फिर इस्तफसार किया। जानते हो क्यों? मैं नहीं जानता मलिक साहब, वो बड़ी सादगी से बोला, आप बताएं। वो इसलिए कि बरकत अली, इसके बाद सुबह होना बाकी होता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सुबह की आमद के साथ ही तारीकी को रुखसत होना पड़ता है। गाजीनगर का मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ इसलिए तुम्हें घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द इसी अमतीक तारीकी में से उम्मीद की किरणें फूटने वाली हैं। समझ लो खान साहब के जुल्म सितम का सूरज ग़ुरूब होने का वक्त आ गया है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, वो जज्बात से मखलूब लहजे में बोला। इंशाअल्लाह ऐसा होकर रहेगा, मैंने चटानी अंदाज में कहा। फिर हम बखैर आफियत थाने पहुंच गए। सूरज गोया सवा नेज़े पर उतर आया था। आसमान आग बरसा रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी नशेबी हिस्सों में जमा हो गया था। कड़कदार धूप के बाइस पैदा होने वाले बुखारात ने माहौल को हफ्ज़दा बना दिया था। सांस लेते हुए दम घुटता महसूस होता था। आज सुबह जब मैं हवलदार बरकत अली के साथ गाजीनगर के खुफिया दौरे पर गया था तो इस वक्त मौसम खासा खुशगवार था, लेकिन अब तो फ़ज़ा में क़यामत ख़ेज़ी ने बसेरा कर लिया था। बहरहाल मौसम अच्छा हो या बुरा, नौकरी तो करना ही पड़ती है। लगभग 11 बजे कांस्टेबल अशफाक घबराया हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ और उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, क्या हुआ अशफाक? गाजीनगर में सब खैरियत तो है ना? कल मैंने खास जिम्मेदारी सौंप कर अशफाक को छुट्टी दे दी थी। मैं तवक्को कर रहा था कि इसकी घबराहट का ताल्लुक इसी जिम्मेदारी से होगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, मलिक साहब, रुखसाना ने भी फरजाना की तरह खुदकुशी ही कर ली होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? उसके जवाब ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया था। रुखसाना की लाश कल सुबह जामिनपुर में नहर के अंदर से मिली थी और फरजाना ताहाल गुमशुदा है। तुम इन दोनों लड़कियों को एक दूसरे के साथ नथी क्यों कर रहे हो? फरजाना गुमशुदा नहीं रही मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। उसकी लाश भी मिल गई है, वो उधर। मैंने किते कलामी करते हुए पूछा, फरजाना की लाश कहाँ से मिली है? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, वो जल्दी से बोला। फरजाना ने आम के दरख्त से लटक कर अपनी जान दे दी है। इधर बाग में उसकी लाश के पास बहुत से लोग जमा हैं। खान साहब भी देखने आए थे। फरजाना के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। किसी ने फरजाना की लाश को उतारने की कोशिश तो नहीं की? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। नहीं जनाब, उसने नफ़ी में जवाब दिया। खान साहब ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये पुलिस केस है, थाने में इस वाक़े की इत्तला कर दो। बस जनाब, फिर आपके पास में चला आया। तुमने और तुम्हारे खान साहब ने महकमा पुलिस पर बड़ा एहसान किया है, अशफाक लहजे में कहा। फिर पूछा, वो तुम्हारी भांजी रानी कहाँ है इस वक्त? रानी तो अपने घर पर ही है मलिक साहब, उसने बताया। मुझे अफरा तफरी में आपके पास आना पड़ा, वरना मैं इसे अपने साथ ले आता। नहीं, अभी तुम रानी को अपने घर ही में रहने दो, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। इसे यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। मैं रुखसाना और फरजाना वाले मामले को निपटा लूँ, इसके बाद रानी के बारे में बात करेंगे। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो बुझे हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, अशफाक, तुम और कांस्टेबल वहीद बाहर टांगे में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर हम सब एक साथ गाजीनगर के बाग की तरफ चलेंगे। जी ठीक है, वो फर्माबरदारी से बोला। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने कहा, ज़रा हवलदार को मेरे पास भेज दो। जी अच्छा मलिक साहब। बरकत अली,
मेरे कमरे में आया तो मैंने गंभीर लहजे में उसे सूरत हाल से आगाह किया और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, रुखसाना और फरजाना इतवार 4 जुलाई की शाम अचानक लापता हुई थीं। रुखसाना की लाश हमें गुज़िश्ता रोज़ 6 जुलाई को मिली थी और फरजाना की लाश आज 7 जुलाई को दरियाफ्त हुई है। मुझे यकीन है कि रुखसाना और फरजाना की मौत में कोई गहरा और पुरअसरार ताल्लुक मौजूद है। मैं मौके की कार्रवाई करने गाजी नगर जा रहा हूँ। इस दौरान में तुमने एक अहम काम करना है। जी मलिक साहब, आप हुक्म करें, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। बस मैं अपने साथ अशफाक और वहीद को लेके जा रहा हूँ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं अशफाक के हाथ इन 8 औरतों को थाने भिजवा दूंगा जिन्हें 4 जुलाई को मजीद काम करने के लिए कारखाने में रोक लिया गया था। सारा केस तुम्हारे इल्म में है। मेरी वापसी में देर हो सकती है। इस दौरान में तुमने इन औरतों को अच्छी तरह खंगालना है। अगर किसी किस्म की सख्ती भी करना पड़े तो मैं तुम्हें फ्री हैंड दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इनमें से किसी न किसी की ज़ुबान से रुखसाना और फरजाना की अजीब व गरीब गुमशुदगी के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर निकलेगी जिसकी मदद से हम रुखसाना और फरजाना की मौत के मामले को हल कर सकेंगे। तो मेरी बात समझ गए ना? अच्छी तरह समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं यहाँ के मामलात को संभाल लूँगा। हवलदार के इत्मीनान दिलाने के बाद मैं अशफाक और वहीद के साथ टांगे पर सवार होकर जाय वकुआ की जानिब रवाना हो गया। आज जिस कदर गर्मी और हब्स था, इसके नतीजे में आसमान पर सुरमई बादल जमा होना शुरू हो गए थे। हमारा टांगा तेज रफ्तारी से गाजी नगर की सिमत रवां दवां था। रास्ते में मैंने अशफाक से कहा, तुम फरजाना की मौत की खबर लेकर मेरे पास दौड़े चले आए हो। वो जो काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया, इसका क्या बना? मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की मलिक साहब, वो नदामत आमेज लहजे में बोला, लेकिन इस बात का पता नहीं चला सका कि रुखसाना और फरजाना कहाँ गायब हो गई थीं। कोई बात नहीं, इंसान नाकामी ही से कामयाबी का हुनर सीखता है, मैंने दिलजोई करने वाले अंदाज में कहा। दिल छोटा ना करो, मैं एक और काम तुम्हारे ज़ुम्मे लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार ज़रूर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हवलदार बरकत अली की ज़बानी मुझे अशफाक के घिनौने किरदार की जो तफसीलात पता चली थीं, इसके बाद मैं इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। यह दिलजोई वाला ड्रामा एक मसनूई कार्रवाई थी ताकि इसे ये शक ना हो कि मैं इसकी असलियत जान गया हूँ। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब कि आप मुझे एक और मौका दे रहे हैं। वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, अब की बार मैं अपनी जान पर खेल कर आपका हुक्म बजा लाऊंगा। अपनी या किसी दूसरे की जान से खेलने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तादीबी नज़र से उसकी जानिब देखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहायत ही आसान काम बताने वाला हूँ। वो हमतन गोश होते हुए बोला, जी मलिक साहब। मैंने 8 औरतों के नाम गिनवाने के बाद मादिल अंदाज में कहा, 4 जुलाई की शाम इन 8 औरतों और रुखसाना और फरजाना को मज़ीद काम की गर्ज से जूरे ने कारखाने में रोक लिया था। ये 8 बखैरियत अपने घरों को पहुँच गई थीं। अब तुमने करना यह है कि मैं सांस को हमवार करने के लिए थमा, फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इजाफा किया, इन 8 औरतों को एक टांगे में भरकर तुमने फिलफौर थाने पहुंचाना है। जब मैं वकुआ की कार्रवाई निपटा कर वापस आऊँगा तो ये औरतें थाने में मौजूद होना चाहिए। कर लोगे ना ये सब? मुझे और शर्मिंदा ना करें मलिक साहब, वो दोनों हाथ जोड़कर पशेमानी भरे लहजे में बोला, इस बार मैं आपकी नज़र में अपनी इज्जत ज़रूर बना लूँगा। ठीक है, मैंने कहा, ये भी देख लेते हैं। फरजाना की लाश आम के एक पेड़ की तवाना शाख के साथ लटकी हुई थी। इसकी गर्दन में एक दुपट्टा बंधा हुआ था जिसका दूसरा सिरा पेड़ की शाख के साथ बड़ी मजबूती से बांधा गया था। बादियों नज़र में यही दिखाई देता था कि फरजाना ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन मेरी छठी हिस्स किसी और ही जानिब इशारा कर रही थी। मुझे इस अमर में कोई शक व शुबा नहीं था कि बदनसीब फरजाना को कत्ल किया गया था। आमों के इस बाग में कमोबेश 1 दर्जन अफराद मौजूद थे। मैंने 3 लोगों की मदद से फरजाना की लाश को दरख्त से नीचे उतरवाया और बाकी घासदार ज़मीन पर रख दिया। फिर वहां जमा अफराद की तरफ देखते हुए कहा, कोई जाकर एक चादर और एक चारपाई ले आए। बाग और गाजी नगर के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। मेरे हुक्म पर 2 अफराद गांव की जानिब रवाना हो गए। बाकी लोगों की जानिब देखते हुए मैंने इस्तफसार किया, क्या फरजाना का बाप सिद्दीक तुम लोगों के बीच मौजूद है? एक दराज कामत दुबला पतला शख्स आगे बढ़ा और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, मैं ही इस बदकिस्मत लड़की का बाप हूँ। सिद्दीक की उम्र 50 के आसपास थी। मैंने उसकी वीरान आंखों को देखते हुए कहा,
चाचा तुम अपने घर जाओ, मैं इधर ही आकर तुमसे बात करता हूँ। सिद्दीक इस बात में गर्दन हिलाते हुए गांव की सिमत चल पड़ा। मैंने बाकी मानदा अफराज से सवाल किया, तुम में से कोई फरजाना की अलमनाक मौत के बारे में कुछ जानता है? वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाने लगे। मैंने सपाट आवाज में दरियाफ्त किया, फरजाना की लाश को किसने सबसे पहले देखा था? मैंने थानेदार साहब, एक अधेड़ उम्र शख्स ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मुश्ताक जनाबे वाला। मुश्ताक तुम इधर ही रुको, मैंने मादिल अंदाज में कहा। फिर दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा, तुम सब जाकर अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। इन लोगों में से सांवली रंगत का एक दराज कामत शख्स मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, सरकार मेरा नाम फिरोज है, मैं इस बाग का रखवाला हूँ। गाजीनगर में ऐसा वाकया आज से पहले कभी पेश नहीं आया। दरख्त से लटक कर खुदकुशी करने का वाकया या फिर किसी को मारकर लाश को पेड़ पर टांग देने का। मैंने फिरोज की आंखों में झांकते हुए करख्त लहजे में कहा, तुम इस बाग की देखभाल करते हो, तुम्हें यकीनन मालूम होना चाहिए कि फरजाना किस किस्म के हालात का शिकार हुई है। ना सरकार, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला, कल रात को जब मैं यहाँ से गया तो बाग में सब कुछ ठीक ठाक था और आज मैं जिस वक्त इधर आया तो यहाँ पर लोगों को जमा पाया। मैं फरजाना की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। वाकई नहीं जानते या जानबूझकर किसी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तेज नज़र से इसे घूरा। मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ थानेदार साहब, वो लजाजत भरे अंदाज में बोला। मुझे तो ये सीधा साधा खुदकुशी का मामला लग रहा है। मुझे जब इस केस को हल करने के लिए तुम्हारी राय की ज़रूरत पेश आएगी तो मैं तुम्हें थाने बुला लूँगा, मैंने ठोस अंदाज में कहा। फिलहाल तुम जा सकते हो। इस वक्त दो अफराद चारपाई और चादर लेकर आ गए। मैंने मज़कूरा अफराद के ताबुन से फरजाना की लाश को चारपाई पर डलवाया और बगौर उसका मुआयना करने लगा। रुखसाना की तरह फरजाना के जिस्म पर भी लिबास मौजूद था। दोनों हाथों और पाँव पर किसी जख्म या चोट का निशान मुझे नजर नहीं आया। अलबत्ता उसकी गर्दन पर दुपट्टे वाले फंदे के अलावा 2-3 मकामात पर खरोंचों के निशानात दिखाई दे रहे थे। अगलब इम्कान इस बात का था कि किसी बड़े हुए नाखूनों वाले शख्स ने फरजाना का गला घोंटकर इसे मौत के घाट उतारा था। मतलब ये था कि मेरा शक सच निकला। फरजाना ने दरख्त से लटक कर अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि पहले किसी ने गला दबाकर इसे मौत की नींद सुलाया था। बाद अज़ां दुपट्टे की मदद से इसे आम के पेड़ की शाख पर लटका कर ये तासर देने की कोशिश की थी कि इसने खुदकुशी की है। मौके पर मौजूद अफराद से पूछगछ करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो डरे सहमे अंदाज में इस वाक़ये के हवाले से अपनी लाइल्मी का इजहार कर चुके थे। मैंने मुश्ताक को मुख्तलिफ ज़ावियों से कुरेदने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई काम की बात मालूम ना हो सकी। चुनाचे मैंने जाए वक़ुआ की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फरजाना की लाश को कांस्टेबल वहीद की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। फिर मैंने फरजाना के घर की जानिब रुख किया। मुश्ताक मेरे साथ चल रहा था। सिद्दीक के घर तक रहनुमाई करने के लिए मैंने ही इससे कहा था। चंद लम्हात तक तो वो बिल्कुल खामोश रहा, फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, थानेदार साहब, एक बात मेरे जहन में घूम रही है, पता नहीं आपकी नज़र में इसकी कोई अहमियत है कि नहीं। ओ अल्लाह के बंदे, मैंने बेजारी से कहा, जब तक तुम इस घुमन घेरियाँ लेने वाली बात को मेरी नज़रों के सामने नहीं लाओगे, मैं किस तरह इसकी अहमियत या बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बताओ मुझे, वो क्या बात है? फरजाना का बाप सिद्दीक कह रहा था कि जिस दुपट्टे का फंदा बनाकर फरजाना ने जान दी है, वो दुपट्टा इसका नहीं था। मुश्ताक ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। इस वक्त रुखसाना का बाप इब्राहिम भी यहाँ मौजूद था। फांसी वाले दुपट्टे को देखकर इब्राहिम ने इस बात की तस्दीक की है कि वो दुपट्टा इसकी बेटी रुखसाना का है। तुम इसे मामूली बात या इत्तेफाक समझ रहे हो मुश्ताक? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। जानते हो इसका मतलब क्या है? नहीं सरकार, वो मासूमियत भरे लहजे में बोला, मैं इतना समझदार नहीं हूँ। ये भी अच्छी बात है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। समझदार होने के अपने अजाब हैं जिन्हें झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। मुश्ताक ने दोबारा मुझसे दुपट्टों के बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंच गया था कि 4 जुलाई की शाम रुखसाना और फरजाना कारखाने से निकलकर किसी एक ही मकाम पर पहुंची थीं। वो अपनी मर्जी से वहां गई थीं या किसी ने इन्हें ज़बरदस्ती वहां पहुंचाया था, ये मैं सरेदस्त नहीं जानता। अलबत्ता इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि इस जगह पर इन दोनों लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ था और इसी बुराई के दौरान में इनके दुपट्टे बदल गए थे और इस बदलाव की जानिब किसी का ध्यान नहीं गया था।
रुखसाना की लाश के साथ उसका दुपट्टा मौजूद नहीं था। ऐन मुमकिन है कि मज़कूरा दुपट्टा नहर के पानी के साथ बहता हुआ किसी दूसरे ज़ाविये पर निकल गया हो। मुश्ताक मुझे सिद्दीक के दरवाजे तक पहुंचाकर वापस चला गया तो मैंने ज़ोरदार आवाज़ में दस्तक दी। थोड़ी ही देर में एक 8 साला बच्चे ने दरवाज़ा खोला और हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। काका, मैंने शफ़क़त भरे लहजे में कहा, अंदर जाकर सिद्दीक को बताओ कि थानेदार आया है। लड़का घर के अंदर गायब हो गया। 2 मिनट बाद सिद्दीक दरवाजे पर नमूदार हुआ और सलाम करने के बाद मुझे अपने घर की बैठक में ले आया। वो बैठक सिद्दीक की बेबसी और मुफलिसी का मुंह बोलता सबूत थी। थोड़ी ही देर में सिद्दीक की बीवी आसिया भी वहीं आ गई। उन्होंने मेरी खातिर तवाज़ो के लिए बहुत ज़ोर मारा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। अव्वल तो इस वक्त मुझे खाने पीने की कोई हाजत नहीं थी। दोयम, अगर इसे कोई ज़रूरत होती भी तो वो मौका खुर्दोनोश के लिए इंतहाई गैर मुनासिब था। मैंने नपे तुले अल्फाज में फरजाना को पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़ये पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। फिर सबसे पहले फांसी के फंदे के लिए इस्तेमाल होने वाले दुपट्टे के बारे में इस्तफसार किया। ये सच है थानेदार साहब कि फरजाना ने जिस दुपट्टे से खुद को फांसी लगाई है वो इसका नहीं बल्कि इब्राहिम की बेटी रुखसाना का है, सिद्दीक ने नमनाक आवाज़ में बताया। और इस बात की तस्दीक खुद इब्राहिम ने भी की है। क्या तुम लोग, मैंने बारी बारी इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए सवाल किया, यही समझ रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने आम के पेड़ से लटक कर खुदकुशी की है? तो और क्या समझें थानेदार साहब, आसिया ने बड़ी बेबसी से कहा। हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं, हम किस पर शक करें? आसिया भारी बदन की मालिक एक खालिस देहातन थी। उसके चेहरे और आंखों से सादगी झलकती थी। मैंने उससे पूछा, आसिया, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि फरजाना की मौत में किसी का हाथ नहीं, उसने खुद अपनी मर्जी से जान दी है। अब तुम्हें इस बात की वजाहत करना होगी कि फरजाना की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा दुख था जिसने इसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। नहीं जनाब, इसे तो कोई भी गम नहीं था, आसिया ने जवाब दिया। वो तो बड़ी हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। अपनी जान लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है आसिया बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब फरजाना को कोई दुख या परेशानी नहीं थी, वो हंसते मुस्कुराने वाली ज़िंदगी से मामूर खुशबाश लड़की थी, तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की? अब ये तो फरजाना ही को पता होगा थानेदार साहब, आसिया ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया। फरजाना के साथ जो अंधोनाक वाक़या पेश आया है इसके बारे में यकीनन फरजाना ही बेहतर जानती है, लेकिन अफसोस कि वो सवाल और जवाब की मंजिल से बहुत आगे जा चुकी है। मैं इससे कुछ भी नहीं पूछ सकता। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने बारी बारी इन दोनों के चेहरों पर नमूदार होने वाले तासुरात का मैंने जायज़ा लिया और फिर सिद्दीक से मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया, तुम अपनी बेटी की मौत के बारे में क्या कहते हो? मुझे तो खुदकुशी ही लगती है सरकार, वो बुड़बुड़ाते हुए जुज़बुज़ होते हुए बोला। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि उसकी ज़बान और आंखों में कोई रब्त ज़ब्त नहीं था। वो अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी बता रहा था, आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं। यकीनन वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम को ऐसे लगता है कि रुखसाना ने नहर में कूदकर अपनी जान देती है, और तुम्हारा ख्याल है कि फरजाना ने गले में फंदा डालकर खुद को ख़त्म कर लिया है, मैंने ज़हरखंद लहजे में कहा। तुम कितने मजबूर और लाचार वालिदैन हो कि ढंग से अपनी जवान औलाद की मौत का मातम भी नहीं कर सकते। क्या तुम लोगों को किसी ने ये बयान रटवा दिया कि इन अफसोसनाक वाक़यात को खुदकुशी समझकर अपने आंसुओं को पीते हुए कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करना, किसी जालिम के खिलाफ अपनी ज़बान नहीं खोलना? तुम लोग किसके खौफ में मुब्तला हो? तुम्हें किससे डर लगता है? क्या हामिद खान से? आसिया और